हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो फर्स्टली हम चेक करेंगे केमिकल बॉन्डिंग या फिर केमिकल बॉन्ड कंसेप्ट को। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? बेसिकली इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू स्पीशीज़। तो टू स्पीशीज़ के बीच में जो एक अट्रैक्टिव फोर्स है, उस अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो एक बार चेक करते हैं इसका डेफिनेशन। इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स, तो इट वर्ड यूज़ कर दिया केमिकल बॉन्ड के लिए। केमिकल बॉन्ड इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द स्पीशीज़ टुगेदर। स्पीशीज़ को टुगेदर होल्ड करके रखेगा। और वो स्पीशीज़ क्या हो सकते हैं? एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स में कुछ भी हो सकता है। और कहाँ पे एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल होगा, इसको हम चैप्टर में डिटेल में चेक करेंगे इसी चैप्टर में, कि कहाँ पे वो स्पीशीज़ एटम है और कहाँ पे मॉलिक्यूल हैं और कहाँ पे आयन। तो अब नेक्स्ट लिख दिया टुगेदर इन ए सब्सटेंस। इन ए सब्सटेंस का मीनिंग क्या है? कि किसी सब्सटेंस के अंदर जो स्पीशीज़ होंगी, उन स्पीशीज़ को टुगेदर होल्ड कौन करके रख रहा है? एक अट्रैक्टिव फोर्स रख रहा है। उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब चेक करते हैं कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन बोल दो या फिर केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने का कारण क्या है, उस रीज़न को चेक करते हैं। तो इसके लिए फर्स्टली चेक किया जाएगा नोबल गैसेस को। अब नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल का कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 18। साथ साथ में ऐसा रिवाइज करते जाओ, आपको थर्ड चैप्टर के कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। तो चलो अब चेक करते हैं नोबल गैसेस, या फिर इनको क्या बोलते हैं हम? इनर्ट गैसेस। अब इनर्ट का मीनिंग क्या है? इनर्ट वर्ड का मीनिंग है ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते। केमिकली रिएक्ट ना करने का मीनिंग हो गया कि कोई भी केमिकल बॉन्ड या फिर कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं करते। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये सारी की सारी नोबल गैसेस का क्या कंप्लीट है? इनका कंप्लीट है ऑक्टेट। ऑक्टेट सिंपली लास्ट शेल में, जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, वैलेंस शेल में इनका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। अब पेंडिंग बच गया हीलियम। हीलियम का पता है हमें एटॉमिक नंबर 2। अगर एटॉमिक नंबर 2 तो इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट शेल में आ जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो अब इसका फर्स्ट शेल क्या है? कंप्लीट। किसने कंप्लीट कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन ने। तो इसका क्या बोल देंगे हम? कि इसका डुप्लेट कंप्लीट है। 2 इलेक्ट्रॉन को बोल देंगे डुप्लेट वर्ड। और अच्छे से लर्न कर लो कि डुप्लेट वर्ड सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट शेल के लिए है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए ऑक्टेट है। कहीं आप सेकंड, थर्ड शेल में की बात करो और वहाँ पे बोल दो 2 इलेक्ट्रॉन है तो डुप्लेट बोल दो, डुप्लेट कंप्लीट है। डुप्लेट तभी बोल सकते हो अगर आप फर्स्ट शेल में हो। सिंपली यहाँ पे जो ऐसे शेल फॉर्म करते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट, अगर इस फर्स्ट शेल में हो तभी आप डुप्लेट की बात करोगे। अगर आप सेकंड में हो या फिर थर्ड, फोर्थ, तब आप सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेट की बात करोगे। तो अब हमने चेक कर लिया कि नोबल गैस इनर्ट गैसेस क्यों है, क्यों नहीं रिएक्ट करती या फिर क्यों बॉन्ड नहीं फॉर्म करती? क्योंकि इनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो इसके कारण ही ये स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो इसी कारण से इस ऑक्टेट को सिंपली 8 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, उसको क्या बोल देंगे? स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोल देंगे। अब बात है बाकी एलिमेंट क्यों रिएक्ट करते हैं। बाकी के पास क्या है? स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, या फिर चेक कर लो क्लोरीन। तो हम अकॉर्डिंग टू 10th क्लास कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। आई होप आपको आता होगा कॉन्फ़िगरेशन चेक करना अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 1, इसका होगा 2, 8, 7। अब चेक करो, इसके पास सिर्फ फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में ये एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन को। अब फर्स्ट शेल को फुल करने के लिए कितने होने चाहिए? 2। तो इसका डुप्लेट नहीं कंप्लीट, तो उस डुप्लेट को सिंपली बोल देंगे
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए या फिर गेन करने के लिए जे केमिकल कॉम्बिनेशन करेगा, या बोल दो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जांपल एक H है, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, अब कोई दूसरा हाइड्रोजन एटम होगा उसके पास भी एक ही होगा, अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक, ये क्या कर लेंगे आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए कि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन दोनों साइड काउंट होते हैं, इधर भी काउंट होंगे उधर भी। अब दोनों साइड काउंट करके देख लो, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट और इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। अब इसने क्या कर लिया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लिया। अब इसको ऐसे लिख सकते हो आप H2। अब जो H2 और कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अब तो इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लिया, अब स्टेबल हो गया जी। अब चेक करते हैं इस क्लोरीन को। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सिर्फ 7। तो इसको क्या मिल जाएगा, कोई और क्लोरीन मिल जाएगा, उसके पास भी क्या होंगे 7। तो एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, जब एक एक शेयर करेंगे, इसके पास 7 थे, अब शेयरिंग का जे इलेक्ट्रॉन भी उसमें काउंट होगा, तो इसके भी 8 हो जाएंगे, इसके भी 8। तो इसने भी क्या कर लिया, इन जैसे ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। तो हमें पता चल गया कि कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने का कारण क्या है। कारण है कि सारे के सारे एटम्स हैं जो एलिमेंट के, वो क्या करना चाहते हैं, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करना चाहते हैं। अगर गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, केमिकली रिएक्ट करेंगे, सिंपली बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे एक रीज़न लिखा है, उसको स्टडी करते हैं। लाइक नोबल गैसेस द एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट किने बोल दिया, इनको छोड़कर, नोबल गैस को छोड़ के बाकी जो बच गए, सोडियम क्लोरीन मैग्नीशियम कैल्शियम जितने भी बचे, आयरन सिल्वर गोल्ड, सारे के सारे क्या करेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करना चाहते हैं। द एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स टेंड्स टू गेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, वो इनके कारण लिखा है क्योंकि ज़्यादातर नोबल गैसेस वो हैं जिनके ऑक्टेट सिंपली 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, बट इसके लिए कोई 8 नहीं, इसके लिए स्पेशली आपको बता दिया 2 है, और अगर 2 है तो वहाँ पे हम डुप्लेट बोलेंगे। तो अब हम चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, लुईस सिंबल या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हम लुईस सिंबल को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब लुईस सिंबल को लिखने के लिए फर्स्टली आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने आने चाहिए। फॉर एग्जांपल अब लुईस सिंबल चेक करते हैं हम, तो लुईस सिंबल में फर्स्टली लर्न कर लो, हमको क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्यों फाइंड करने हैं, क्योंकि लुईस सिंबल में क्या करेंगे, एटम के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डॉट या फिर क्रॉस। आपकी इच्छा है डॉट से करना रिप्रेजेंट, डॉट से कर दो, क्रॉस से करना है तो क्रॉस से कर दो। चलो अब चेक करते हैं लुईस सिंबल कुछ एलिमेंट का। तो हाइड्रोजन का चेक करते हैं, तो इसके लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो 10th क्लास की। तो इसका एटॉमिक नंबर 1, तो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में। तो अब क्या करना है, लुईस सिंबल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम के अराउंड लिखना है इन द फॉर्म ऑफ डॉट या फिर क्रॉस। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट लिख देंगे कहीं पे भी, आपने क्रॉस लिखना है तो क्रॉस लिख दो। तो ये रहा हाइड्रोजन का लुईस सिंबल। अब चेक करते हैं किसी और का। चलो अब चेक करते हैं हम कार्बन का। तो इसके लिए इसका एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए आपको 6, फिर कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना आना चाहिए, तो वो होगा इसका 2 4। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको पता होगा कि लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अगर 4 हैं तो क्या करना है हमें, चारों साइड, 4 साइड है इस एटम की, चारों साइड फर्स्टली सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखना है, सिंपली एक डॉट लिखना है या फिर एक क्रॉस। अगर आप पहले से ही ऐसा कर दोगे
पहले से डबल कर दोगे तो आपका लुईस सिंबल हो जाएगा गलत। तो फर्स्टली इसको लर्न कर लो कि इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखना है। फर्स्टली तो सिंगल सिंगल डॉट लिखना है चारों साइड। अगर सिंगल सिंगल लिखोगे तभी आपका लुईस सिंबल करेक्ट होगा। अभी ये रहा इस कार्बन का लुईस सिंबल। अब चेक करते हैं नाइट्रोजन का। तो उसका एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो नाइट्रोजन लिखो, उसके अराउंड क्या करो 5 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करो इन द फॉर्म ऑफ डॉट या फिर क्रॉस। फर्स्टली लर्न करो, सिंगल सिंगल लिखना है पहले ही, डबल नहीं करना। तो 1 2 3 फिर 4। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5th इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी लिख दो, किसी भी साइड, चारों साइड में। तो चलो हम ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसके 5 कंप्लीट हो गए। ये रहा हमारा नाइट्रोजन का लुईस सिंबल। चलो अब चेक करते हैं हम फ्लोरीन का। उसका एटॉमिक नंबर होता है 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 7। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 7, 2 + 7 टोटल 9 हो जाएंगे। तो चलो हमें बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से इसका लुईस सिंबल लिखते हैं। तो फर्स्टली क्या करोगे सिंगल सिंगल, तो 4 सिंगल लिख दिया। अब डबल 5 फिर 6 अब 7। तो अब यहाँ पे चेक करो कि हमने लुईस सिंबल चेक कर लिया। इस लुईस सिंबल का कुछ सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस सिंपली इसका कुछ इम्पोर्टेंस है लुईस सिंबल का। वो क्या इम्पोर्टेंस है उसको चेक करते हैं। तो बेसिकली इसमें काउंट करो, चलो एक को चेक करते हैं। इसमें काउंट करो सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन बोल दो या सिंगल डॉट बोल दो, पता होना चाहिए डॉट को इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है सिर्फ एक। तो जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इसकी नॉर्मल वैलेंसी है, नॉर्मल वैलेंसी। तो सिंपली हाइड्रोजन क्या, सिंपली आपको पता होना चाहिए फर्स्टली वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी की एक एटम कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब पता होगा आपको हाइड्रोजन सिर्फ एक ही फॉर्म करता है। चाहे आप इस H2 को देख लो जिसमें इस तरह एक बॉन्ड ही फॉर्म करता है एक हाइड्रोजन, या फिर HCl को देख लो। HCl में भी H क्या करता है, सिर्फ एक बॉन्ड ही फॉर्म करता है। वो वैलेंसी आपको कौन बता देगा, लुईस सिंबल बता देगा। उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, अगर एक है तो उसका वैलेंसी सिर्फ एक। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हुए 4 तो कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा 4। सभी को पता है कि कार्बन कितने फॉर्म करता है 4, सभी ने सुना होगा मीथेन इथेन को। तो अब चेक करो नाइट्रोजन। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को अगर सीधा पूछ लो बताओ ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है या फिर नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यह नहीं पता होता। तो आप क्या करो, एटॉमिक नंबर तो आपको आते होंगे और कॉन्फ़िगरेशन भी आता होगा। तो इस लुईस सिंबल को लिखना सीख लो, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है आपकी वैलेंसी, उतने ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो नाइट्रोजन सिंपली करेगा 3। फ्लोरीन कितने फॉर्म करेगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इसको नॉर्मल वैलेंसी क्यों बोला, तो नॉर्मल वैलेंसी बेसिकली इसलिए बोल रहे हैं कि जो आप लोअर क्लास में लर्न करके आए हो कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, कार्बन 4, ऑक्सीजन 2, जो आप लोअर क्लास में लर्न कराए उसको नॉर्मल वैलेंसी बोलते हैं। अब +1 में कुछ और वैलेंसी भी लर्न करोगे, उनको आप नॉर्मल नहीं बोलोगे, उनको वेरिएबल वैलेंसी बोलोगे। वो थोड़ा लेटर डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल नॉर्मल वैलेंसी आपको बताएगा लुईस सिंबल। तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट सिग्निफिकेंस। एक तो नॉर्मल वैलेंसी पता चल गया, तो और क्या पता चलेगा। अब चेक करो इसमें जो पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसका नेम है लोन पेयर। तो लुईस सिंबल का सेकंड सिग्निफिकेंस क्या है, इससे आपको पता चल जाएगा कि एटम के पास कितने लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन के पास क्या है, सिर्फ एक लोन पेयर है। फ्लोरीन के पास चेक करो 1 2 3 लोन पेयर। तो सेकंड सिग्निफिकेंस है, अगर आपको लुईस सिंबल लिखना आता है तो आप लोन पेयर इजीली चेक कर सकते हो किसके पास कितने हैं। अब चेक करो हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं, तो लोन पेयर 0। सिमिलरली
कार्बन के पास भी कोई लोन पेयर नहीं। अब ऑक्सीजन का खुद से कैलकुलेट करना, इसके पास चलो कर ही लेते हैं इसका। एटॉमिक नंबर 8 2 6। तो मैंने बोला था ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा 2। तो चलो चेक करते हैं, क्या लुईस सिंबल भी यही बोलेगा। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके अरेंज करो, पहले ही डबल नहीं करना। तो 4 कर दिए, फिर 5th फिर 6th। 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा। और लोन पेयर कितने हैं, एक ऑक्सीजन के पास 2। अब चेक कर लो 2 बॉन्ड का एग्जांपल। यहाँ से वाटर में क्या होता है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करता है। चेक कर लो, एक फर्स्ट हाइड्रोजन के साथ, दूसरा दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तो वैलेंसी हुआ 2। और पेंडिंग क्या बचे होंगे, इसके पास 2 लोन पेयर पेंडिंग बचे होंगे। तो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आप एक बार इसको फाइंड करना सीख लेते हो। तो अब हाइड्रोजन का चेक कर लो, हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या बता रहा है, सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। चेक कर लो, एक ही फॉर्म कर रहा है, एक हाइड्रोजन। दूसरा बॉन्ड तो दूसरे H ने फॉर्म किया। तो यहाँ पे हमने लुईस सिंबल का कंसेप्ट हुआ कंप्लीट। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट टाइप्स ऑफ बॉन्ड पे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आप टाइप्स ऑफ बॉन्ड बोल दो या फिर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड बोल दो। तो फर्स्ट टाइप का नेम है आयनिक बॉन्ड। आई होप आप सभी को पता होगा व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। अब सेकंड टाइप है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड भी बहुत सारे बच्चों को बड़ी अच्छे तरह आता होगा कि व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड। अब हमारा नेक्स्ट न्यू टाइप है, इसको हम +1 में ही स्टडी करते हैं फर्स्ट टाइम। तो थर्ड का नेम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब फोर्थ बॉन्ड का नेम है हमारा मेटालिक बॉन्ड। तो फर्स्टली इन बॉन्ड का थोड़ा सा एक कॉमन सा डिफरेंस है, उसको चेक करते हैं। वो क्या है, जो लास्ट के 3 बॉन्ड हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड, ये क्या है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड है। इंटर एटॉमिक बॉन्ड, इंटर का मीनिंग आपको पता है कि जो इन बिटवीन हो, किसी के विचकार हो। अब किसके विचकार होंगे जे, एटॉमिक वर्ड बता रहा है एटम के विचकार। तो जो बॉन्ड 2 एटम के इन बिटवीन फॉर्म होगा उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, इंटर एटॉमिक बॉन्ड। तो यहाँ से याद कर लो कि कोवैलेंट बॉन्ड 2 एटम के विचकार फॉर्म होगा। सिमिलरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी 2 एटम के इन बिटवीन फॉर्म होगा। एंड ऑल्सो मेटालिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा कोवैलेंट से आइडिया लगा लें इसका, कि फर्स्ट H एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से अटैच होगा। तो 2 एटम है तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड बोल दिया इस कोवैलेंट को। सिमिलरली इनको चेक कर लेंगे। अगर अब एटम चेंज भी करके देख लेते हैं, एक हाइड्रोजन एटम दूसरा क्लोरीन एटम। बट हमें ये नहीं चेक करना एटम अलग अलग हैं, सिंपली एटम चेक करना है। कोई सा भी एटम हो, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड होगा वो भी क्या होगा, इंटर एटॉमिक ही होगा। तो चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में बता दें आपको। कोवैलेंट तो चलो पता ही है, कोऑर्डिनेट को थोड़ा लेटर डिस्कस करेंगे। इसका थोड़ा सा बता देते हैं कि मेटालिक बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म होगा, मेटल्स में फॉर्म होगा। ये मेटल्स में फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है किसी मेटल का पीस, किसी मेटल का टुकड़ा है, सपोज कर लो यह है आपके पास सिल्वर का। अगर सिल्वर का एक टुकड़ा है तो इसमें क्या होंगे, सिल्वर के एटम, फर्स्ट एटम, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे 4th 5th 6th सारे एटम होंगे इसमें सिल्वर के। तो एक एटम का दूसरे एटम से जो बॉन्ड है उसको क्या बोल देंगे, मेटालिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि सिल्वर क्या है, एक मेटल है। तो मेटल के एटम में जो बॉन्ड है उसका नेम है मेटालिक बॉन्ड। तो चलो अब चेक करते हैं इसको, आयनिक बॉन्ड को। तो इनको तो बोल दिया इंटर एटॉमिक। अब इसका तो सारे स्टूडेंट्स को पता है, ये क्या है, इंटर आयनिक बॉन्ड है। इंटर आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इसका कॉमन एग्जांपल सबको पता है NaCl।
उसमें कोई एटम नहीं होता, उसमें क्या होते हैं ऑपोजिट आयन, एक Na पॉजिटिव दूसरा Cl नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन है, उसी अट्रैक्शन का नेम है आयनिक बॉन्ड। तो ये क्या हुआ, आयंस के इन बिटवीन फॉर्म हुआ, तो ये इंटर आयनिक बॉन्ड है। तो अब इस इंटर आयनिक बॉन्ड या सिंपली बोल दो आयनिक बॉन्ड, इसको थोड़ा डिटेल में चेक करते हैं। आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड का फर्स्ट डेफिनेशन चेक करते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called आयनिक बॉन्ड। तो जो बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पहले से ही इसका डेफिनेशन आता होगा, जिनको नहीं आता थोड़ा सा इसे चेक कर लें। जैसे हमने एग्जांपल लिखा था NaCl का, तो एक बार अलग अलग करके लिखते हैं। Na एटॉमिक नंबर इज 11, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281। अब क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, तो कॉन्फ़िगरेशन 287। अब चेक करो लास्ट शेल, वैलेंस शेल में ना तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ना ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अब क्या करेंगे, लास्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब चेक करते हैं कैसे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो सोडियम क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को कर देगा लूज, इस क्लोरीन को, ये क्लोरीन करेगा गेन। क्यों गेन करेगा, अगर ये इसमें ऐड हो जाए तो ये क्या कर लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और फॉर्मेशन कर लेगा क्लोरीन आयन, सिंपली Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन कर लेगा। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सोडियम किसका फॉर्मेशन करेगा, सोडियम आयन का। अब चेक कर लो, ये इलेक्ट्रॉन तो इसमें एंटर हो गया, तो इस यहाँ पे लिख देते हैं 8 और ये हो गया Cl नेगेटिव। यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे Na पॉजिटिव। तो अब चेक करो इसका लास्ट शेल कौन सा है, 1 2 3, थर्ड है, तो थर्ड शेल है इसका वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में अब ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इसका चेक करो, लास्ट शेल थर्ड नहीं है क्योंकि थर्ड से तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया यहाँ पे, तो थर्ड को नहीं लास्ट बोलोगे। लास्ट किसको बोलते हैं, लास्ट शेल उसको बोलते हैं जिसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन है। तो अब लास्ट में इलेक्ट्रॉन तो सेकंड में है, तो सेकंड शेल को बोलेंगे हम वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर कंप्लीट है इसी को कंप्लीट करने के लिए उसने लूज किया इलेक्ट्रॉन को। तो अब चेक कर लो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया आयनिक बॉन्ड का। अब आयनिक बॉन्ड चेक करो, सिंपली क्या है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन है, क्योंकि सभी को पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव सिमिलर चार्ज क्या करेंगे, रिपेल, और नेगेटिव नेगेटिव ये भी सिमिलर चार्ज, ये भी रिपेल, और ऑपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो इसी अट्रैक्शन का नेम है आयनिक बॉन्ड। कैसे फॉर्म हुआ, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम से क्लोरीन में ट्रांसफर हो गया तो लिख दिया द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट को कंप्लीट कर दिया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कर लिया इन्होंने गेन। तो अब चेक करते हैं इसका सेकंड डेफिनेशन। अब सेकंड डेफिनेशन यहाँ से चेक करेंगे। अब हमारा केस क्या है, ना तो पॉजिटिव पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों केस क्या है, दोनों केस रिपल्शन के हैं, और हमारा केस रिपल्शन का नहीं अट्रैक्शन का है, क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमारा केस है अट्रैक्शन का। तो अब सेकंड डेफिनेशन को लर्न करने के लिए एक वर्ड याद कर लो कि जब भी कहीं चार्ज की बात होगी, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव नेगेटिव सिंपली ऑपोजिट हो, तो वहाँ पे एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड याद करो, किसके लिए आता है, मेनली चार्ज के लिए। चार्ज कोई भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, कोई भी चार्ज हो तो वहाँ पे वर्ड आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक।
तो हमारी सेकंड डेफिनेशन में ये वर्ड आएगा ड्यू टू चार्ज, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में चार्ज है। तो अब सेकंड डेफिनेशन को करते हैं चेक। तो सेकंड डेफिनेशन है हमारी आयनिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between ionic bond is the electrostatic force of attraction between opposite ions, क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम? आयंस। तो ऑपोजिट आयंस के बीच में क्या था? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेम है आयनिक बॉन्ड। अब लर्न करो, आयनिक बॉन्ड का एक नेम और है, वो है इस वर्ड के कारण। सेकंड नेम क्या है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होता है कि व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, बट जब उनसे पूछ ले व्हाट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड तो वो चुप कर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होता है। तो इसको लर्न करो, ये कहाँ से आया? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड के कारण थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब लर्न करते हैं एक कंसेप्ट और। वैलेंसी तो सभी को पता है कि कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, किसकी हेल्प से पता कर लेंगे? लुईस सिंबल की हेल्प से। अब एक वर्ड होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी कहाँ से आया? इस आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड से ही आया। सिंपली क्या है, जो आप लुईस सिंबल से वैलेंसी फाइंड करते हो उसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल देते हैं। बट कब बोलेंगे? जब एलिमेंट आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल HCl, यहाँ पे तो कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग का बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? Cl की वैलेंसी बोलोगे आप कि वैलेंसी क्या है? 1, जो भी आप लुईस सिंबल से सीखे हो। अगर NaCl आए तो यहाँ पे क्या है? आयनिक बॉन्ड। अगर आयनिक बॉन्ड है तो उसी वैलेंसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे। चेक करो कितना चार्ज है इसके ऊपर, सिर्फ -1 या फिर नेगेटिव बोल दो। तो अब इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी है 1। तो सिंपली हमने इलेक्ट्रोवैलेंसी सीख लिया। कब बोलोगे? जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। आप यहाँ पे नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रोवैलेंसी है 1, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, वहाँ पे सिंपली कोवलेंट बॉन्ड है। तो वैलेंसी बोलोगे। इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलने के लिए फर्स्टली इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी का कंसेप्ट हुआ हमारा क्लियर। तो अब चेक करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब आपको आयनिक कंपाउंड का तो पता चल गया कि जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड होगा उन कंपाउंड को क्या बोल दोगे? आयनिक कंपाउंड बोल दोगे। तो अब फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं उनका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होता है आयनिक कंपाउंड का? सारे के सारे आयनिक कंपाउंड का फिजिकल स्टेट है सॉलिड। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए अपने माइंड में सिर्फ NaCl का एग्जाम्पल रखना, क्योंकि सभी को पता है कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? हमारे घर पे सॉलिड होता है। तो उसी से लर्न कर लो कि सारे के सारे आयनिक कंपाउंड, जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे सारे के सारे सॉलिड होंगे। अगर सॉलिड हैं फिर बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सॉलिड का? हाई। तो लिख देंगे सारे आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई। अगर आप सिंपली घर पे इसको हीट करके देखें तो हमारे घर पे हम इतनी हीट गैस की हेल्प से क्रिएट नहीं कर सकते कि इसको मेल्ट कर दे। तो वहाँ से ही आइडिया लग जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई। अगर मेल्टिंग हाई है तो बॉइलिंग तो और भी हाई होगा, क्योंकि सिंपली सबसे पहले सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे जो हो जाएगा मेल्ट होके चेंज हो जाएगा लिक्विड में।
अब उस लिक्विड को बॉयल करने के लिए और हीट करना पड़ेगा, तो ये तो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपली लर्न कर लो इसकी हेल्प से कि सारे के सारे आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई। अब चेक करते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के लिए लिख दो जनरली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। वाटर की वजह हम लिख देते हैं जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर किसको बोलते हैं, थोड़ा सा आइडिया चेक कर लो उसका। पोलर जिसमें सिंपली नेगेटिव और पॉजिटिव हो उसको पोलर बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट ही है। तो इसमें चेक कर लो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई है तो थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हमने थर्ड चैप्टर में इस कंसेप्ट को कर लिया। तो पार्शली इनएक्टिव जिससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ से अट्रैक्ट करेगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव पार्शली, इस पे पार्शली नेगेटिव। पार्शली पॉजिटिव को आप डेल्टा पॉजिटिव या फिर डेल्टा नेगेटिव भी बोल सकते हो। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है तो पोलर बोल दिया। अब इस पोलर को इस चैप्टर में थोड़ा लेटर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बोल दो जिस पे नेगेटिव पॉजिटिव है उसको पोलर बोल देते हैं। तो ये क्या हो गए, आयनिक कंपाउंड, NaCl जैसे आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं उसका रीज़न भी लिख देते हैं। ड्यू टू आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, ड्यू टू आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। अब आयन की ने बोला, चेक कर लो इस आयन डाइपोल इंट्रैक्शन में। आयन तो बोल रहे हैं हम, जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे, सभी को पता है या वहाँ पे आपको एक Na पॉजिटिव दूसरा Cl नेगेटिव, चलो साइड पे ही लिख देते हैं कि जब सपोज कर लो यहाँ पे वाटर है उसमें NaCl को ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ जाएगा। तो इनको बोल दिया आयन। Na पॉजिटिव ही सोडियम आयन हो गया एंड दूसरा क्लोराइड आयन, तो इनके लिए वर्ड है आयन। अब डाइपोल, डाई का मीनिंग होता है सिंपली टू, पोल तो आप समझते हो दो चीज़ों को बोलते हैं। तो अब चेक कर लो इसमें पार्शली नेगेटिव पॉजिटिव। अब चेक कर लो एक पॉजिटिव पोल है दूसरा नेगेटिव पोल, तो इसको बोल दिया डाइपोल। कितने डाइपोल हैं, एक ये डाइपोल रहा दूसरा ये डाइपोल रहा। तो हमारे सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, डाइपोल होगा। इस डाइपोल और आयन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, उस डाइपोल का नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सिंपली सभी को पता है अट्रैक्शन तो पॉजिटिव और नेगेटिव में होगी। और इस नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, इस डाइपोल का पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस अट्रैक्शन के कारण क्या हो जाता है, इस NaCl को सेपरेट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसको कोई और पोल अट्रैक्ट कर रहा है, उसको कोई और, उसके कारण इसे डिसोशिएट कर देते हैं। डिसोशिएट होने के कारण ये डिसॉल्व हो जाता है इसमें, या बोल दो सॉल्युबल हो जाता है। अब चेक करते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हम चेक करते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है, आयनिक कंपाउंड डू आयनिक रिएक्शन। अब आयनिक रिएक्शन किसको बोल रहे हैं, जिसमें सिंपली आयन एक्सचेंज होंगे। तो आयनिक कंपाउंड किस रिएक्शन को करते हैं, मेनली आयनिक रिएक्शन को। एक आयनिक रिएक्शन की हेल्प से इसको चेक करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया सोडियम क्लोराइड एक्वा सॉल्यूशन, उसको वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे सोडियम क्लोराइड को, और सेपरेटली सिल्वर नाइट्रेट को डिसॉल्व कर लेंगे वाटर में। सेपरेट इनके एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या होगा, आयनिक रिएक्शन होगा, आयंस के बीच में रिएक्शन होगा, ऑपोजिट आयंस के बीच में। चेक कर लो कौन किससे अटैच होगा, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव से सभी बच्चों को पता होगा कि AgCl के क्या होते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट, जो कि फर्स्ट चैप्टर में चेक कर लिए थे।
अब ये Na पॉजिटिव इस NO3 नेगेटिव से सिंपली नाइट्रेट से अटैच हो जाएगा, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके साथ में लिख दिया एक्वस। एक्वस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जैसे NaCl वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है और सिल्वर नाइट्रेट भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, वैसे ही सोडियम नाइट्रेट डिज़ोल्व फॉर्म में रहेगा। इसका मीनिंग क्या है? सिंपली ब्रेक ही रहेगा ये, और ये डिज़ोल्व नहीं होता, ये इनसॉल्युबल पार्टिकल है। अगर इनसॉल्युबल है तभी तो इसे प्रेसिपिटेट बोल रहे हैं, और उस प्रेसिपिटेट का कलर होता है वाइट। तो हमने चेक कर लिया 4th पॉइंट को। तो अब चेक करते हैं इसका 5th पॉइंट। तो 5th पॉइंट क्या है? आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। बट इसके लिए स्पेशली रिवाइज कर लो। रिवाइज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लोअर क्लास में आप स्टडी कर चुके हो कि आयनिक कंपाउंड में करंट पास होता है इन मोल्टन स्टेट या फिर इन एक्वस सॉल्यूशन। या इस आयनिक कंपाउंड का क्या होना चाहिए? आयनिक कंपाउंड ने अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है, उसमें से करंट ने फ्लो करना है, या तो आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में हो या फिर एक्वस सॉल्यूशन में हो। क्यों? क्योंकि मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में उसके आयन फ्री होंगे। बट अगर सपोज करो NaCl अगर सॉलिड स्टेट में हुआ, तो सॉलिड स्टेट में क्या है? जब बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि वहाँ पे कोई आयन फ्री नहीं। अगर आयन नहीं फ्री तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। अब चेक करते हैं इसका लास्ट प्रॉपर्टीज या फिर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है? उनको फॉर्म करने के लिए बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। तो अब आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, इसकी बात करते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या है? नॉन डायरेक्शनल इन नेचर है। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। अब थोड़ा इसको स्टडी करते हैं कि नॉन डायरेक्शनल का क्या मीनिंग है। बेसिकली नॉन डायरेक्शन का मीनिंग यहाँ पे लिख देते हैं। एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं फिर से NaCl का। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव। अब चेक करो, अगर Na पॉजिटिव के पास Cl नेगेटिव यहाँ से आएगा, तो यहाँ से भी क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करते हैं। अगर सपोज करो Cl नेगेटिव आया यहाँ से, तब भी क्या करेगा? अट्रैक्शन। नेगेटिव है पॉजिटिव, तब भी अट्रैक्ट करेगा। अगर इधर से आ गया तो यहाँ से भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये क्या कर रहा है? चेक करो, बेसिकली Na पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव को सभी डायरेक्शन में से अट्रैक्ट कर रहा है। अगर यहाँ से आ गया तो यहाँ से भी अट्रैक्ट करेगा। तो चेक करो, क्या इस बॉन्ड का, आयनिक बॉन्ड का कोई फिक्स डायरेक्शन है कि एक फिक्स डायरेक्शन में ये अट्रैक्ट करेंगे? तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, सभी डायरेक्शन में से ये अट्रैक्शन शो कर रहा है। तो इसी के कारण बोल दिया आयनिक बॉन्ड क्या है? नॉन डायरेक्शनल है, इसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। अब चेक कर लो इसका लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आयनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? आयनिक कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला यूनिट। तो ये स्पेशली लर्न कर लो कि आयनिक कंपाउंड को हम फॉर्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो आप NaCl सुनते हो या फिर कॉपर सल्फेट का CuSO4 सुनते हो, ये क्या है? इसका फॉर्मूला यूनिट है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला यूनिट CuSO4, सोडियम क्लोराइड का NaCl। और इसको आप क्या नहीं बोल सकते? इसको आप मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जाके उसको चेक कर सकते हो। तो अभी के लिए इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद कर लो कि आयनिक कंपाउंड को जो फॉर्मूला है उसको आप फॉर्मूला यूनिट बोलोगे, कभी भी मॉलिक्यूल नहीं बोलोगे। क्योंकि मॉलिक्यूल वर्ड तो मेनली कोवैलेंट कंपाउंड के लिए है। क्यों है? यह उस वीडियो में बता रखा है, आप जाके उस वीडियो में चेक करना। अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए मेन 4 कंडीशन है,
उस 4 कंडीशन को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उनको डिस्कस करने से पहले एक कंसेप्ट का रिवीजन कर लें। वो कंसेप्ट है हमारा रिपल्शन और अट्रैक्शन का। तो मैंने रिपल्शन से क्या याद करना है? रिपल्शन से याद करना है एनर्जी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी, इसको लर्न करना है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। क्योंकि हमें पता है मैग्नेट क्या करती हैं, उनके सेम पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ऑपोजिट क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो अब क्या करो, इन मार्कर को मैग्नेट सपोज कर लो, फर्स्ट मैग्नेट एंड सेकंड, कैप को क्या कह दो, सेम पोल। अब सेम पोल में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब रिपेल कब होगा, रिपेल तब होगा जब यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी आएगा, क्योंकि उस एनर्जी से ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मैग्नेट की हेल्प से सिंपली लर्न करो कि जब रिपल्शन होगा तब एनर्जी इंक्रीज होगा। जो एनर्जी इंक्रीज हुआ है वही इसको रिपेल कर रहा है, दूर दूर फेंक रहा है। तो रिपल्शन इंक्रीज तो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज। अब थोड़ा इस एनर्जी को स्टेबिलिटी से कंपेयर करते हैं। तो इसके लिए किसी बुजुर्ग और किसी बच्चे का एग्जाम्पल ले लो। अब बुजुर्ग की एनर्जी क्या होती है, बूढ़े की एनर्जी होती है कम। अगर कम होती है तो वह एक जगह टिक कर बैठ जाता है, स्टेबल बैठ जाता है। बट बच्चे की एनर्जी क्या होती है, हाई, इंक्रीज होती है। अगर बच्चे की एनर्जी हाई है तो बच्चे एक जगह टिक कर नहीं बैठते, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उनको क्या बोल देंगे कि जिनकी एनर्जी हाई वो स्टेबल नहीं है, इधर उधर घूमेंगे, तो वो क्या है, अनस्टेबल। तो यहाँ से हमने सिंपली मैग्नेट की हेल्प से रिपल्शन से समझा कि एनर्जी इंक्रीज होती है। जब भी रिपल्शन होगी एनर्जी इंक्रीज। अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो कंपाउंड या स्पीशीज क्या हो रही है, अनस्टेबल हो रही है। बट हमको केमिस्ट्री में क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। तो हमारा फोकस रहेगा मेनली स्टेबिलिटी पे। तो रिपल्शन का रिवर्स क्या होता है, उल्टा क्या होता है, अट्रैक्शन। अगर रिपल्शन की बजाय अट्रैक्शन हो गया इंक्रीज। अब रिपल्शन से एनर्जी हो रहा था इंक्रीज, अब रिपल्शन का उल्टा अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन अपना उल्टा ही असर दिखाएगा। तो जब भी अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। अगर एनर्जी किसी की डिक्रीज होगी, अब वो टिक कर एक जगह पे बैठ जाएगा, तो उसको बोल देंगे स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज, वो हो जाएगा स्टेबल। तो आपने इस फिनोमिना को माइंड में रखना है कि अगर एनर्जी इंक्रीज तो अनस्टेबल, एनर्जी डिक्रीज तो स्टेबल। एनर्जी डिक्रीज कौन करेगा, अट्रैक्शन, रिपल्शन क्या करेगा, इंक्रीज। तो अब बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसके लिए रिवाइज करो थर्ड चैप्टर के कंसेप्ट हमारे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, कहाँ से रिमूव करोगे, वैलेंस शेल से। वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगाओगे उसको बोलोगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो सपोज करो हमने NaCl का फॉर्मेशन करना है, तो इसके लिए Na को करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन लूज, इसको लूज करना पड़ेगा, इसको गेन। तो जिसने लूज करना है तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा आपको लगाना पड़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 281। तो फर्स्ट में लिख देते हैं सीधा 2, सेकंड में लिख देते हैं 8। बस बार बार 8 डॉट नहीं लगाएंगे, सीधा 8 लिख दिया, क्योंकि हमने तो अब कंसेप्ट लर्न करना है, वो डॉट तो आपको लगाने आते हैं। तो लास्ट में चलो अब डॉट लगा देते हैं, एक ही है। अब क्या करना है, आयनाइजेशन एनर्जी, एक एनर्जी लगाना है इसको रिमूव करने के लिए। क्यों रिमूव करना है, क्योंकि रिमूव करोगे तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब चेक करो, जब एनर्जी लगा रहे हो तो इस सोडियम का एनर्जी क्या होगा, एनर्जी बाहर से ऐड हो रहा है तो एनर्जी होगा इंक्रीज। अगर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे क्या आएगी, अनस्टेबिलिटी। बट हमको कंपाउंड क्या चाहिए, स्टेबल। तभी बोल दिया फर्स्ट पॉइंट में कि आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, कम से कम हो, लो हो। अगर लो होगा तभी कंपाउंड हमें स्टेबल मिलेगा। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ही हाई लग गया तो फर्स्टली पहले से ही बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए बोल दिया
कि मेटल का जिसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है उसका आयनाइजेशन हो लो। अब कैसे ये लो हाई होता है वो फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था, फिलहाल यहाँ पे लर्न करो वो लो होना चाहिए। अब चेक करते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट है जिसने गेन करना है उसकी बात करते हैं। तो बोल देते हैं यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो अब जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का इंथैल्पी क्या हो, हाई। अब इसकी थोड़ी रिवीजन कर लें। तो फर्स्टली क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, 7 है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इससे एक गेन कर रहा है। तो फर्स्ट शेल जिसमें 2, सेकंड में 8, थर्ड में 7, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा आके इसमें ऐड होगा, ऐड होने के बाद हो जाएंगे यहाँ पे 8, तो फॉर्मेशन होगा Cl नेगेटिव का। अब लर्न करो, हमने थर्ड चैप्टर में क्या लर्न किया कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद एक एनर्जी रिलीज करेगा, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था मोर नेगेटिव, नेगेटिव क्यों बोला, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो नेगेटिव, अगर ऐड और होती तो पॉजिटिव बोल देते। बट यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल रही है, स्टेबिलिटी कब मिलेगी, जब एनर्जी डिक्रीज होगी। तो चलो गेन इंथैल्पी तो वहाँ पे डिस्कस कर लिया था, अब थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लो शॉर्ट में। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ऐड होने के बाद एक एनर्जी रिलीज करेगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अगर रिलीज कर रहा है तो इसका एनर्जी क्या हो रहा है, इसका एनर्जी हो रहा है डिक्रीज। अगर एनर्जी डिक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज होने से स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज, तो हमें स्टेबिलिटी मोर ही चाहिए। तो इसी के लिए बोल दिया कि एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो, तो बोल दिया हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होना चाहिए किसका, जिसने एनाइन को फॉर्म करना है, सिंपली Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव या फिर I नेगेटिव का फॉर्मेशन करना है। अब चेक करते हैं थर्ड फैक्टर को। तो थर्ड फैक्टर चेक करते हैं इसका। थर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस should be at least of 1.8। इस पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। और इसमें स्पेशली हमने मेंशन कर दिया कि एट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1.8 होना चाहिए। अगर 1.8 से कम हुआ, 1.7 भी रह गया तो बॉन्ड क्या, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब कोवलेंट का होगा। अगर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 हो एट लीस्ट, या फिर इससे ज़्यादा आपका 1.9 हो, 2 हो, 2.1, 2.5 कोई भी हो, एटलीस्ट कम से कम इतना हो। अगर कम से कम 1.8 होगा तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर 1.8 से रह गया कम, तभी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन, आप क्या करना, नेट पे सर्च करना इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका तो चलो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 या फिर 3.1 के आसपास आएगा। फिर इसका चेक करना, इसका चलो हम सपोज कर लेते हैं 1 बोल देते हैं, वैसे आप इसका कंफर्म कर लेना। अगर 1 सपोज कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है 2.5, तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कितना चाहिए, एटलीस्ट 1.8 चाहिए, 1.8। बट हमारा तो उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे सिंपली आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ईजिली हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको क्या करना, सर्च करना है कि कार्बन और मैग्नीशियम में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा। कैसे फाइंड करोगे, सिंपली
इंटरनेट पे इसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी चेक करोगे, फिर इसका उसका डिफरेंस करके देखना क्या 1.8 है या फिर इससे कम। अगर इससे कम हुआ तो बॉन्ड क्या है, कोवलेंट है, आयनिक नहीं है। अगर 1.8 हुआ या फिर इससे ज़्यादा तो कार्बन और मैग्नीशियम कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, सिंपली आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, इसको चेक कर लेना ये किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, आयनिक या फिर कोवलेंट। तो अब चेक करते हैं हम लास्ट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो लास्ट कंडीशन है हमारा लैटिस इंथैल्पी। तो लैटिस इंथैल्पी भी लिख देते हैं, लैटिस इंथैल्पी शुड बी हाई, इंथैल्पी शुड बी हाई। तो लैटिस इंथैल्पी को लिख तो दिया कि हाई होना चाहिए। तो फर्स्टली चेक कर लें लैटिस इंथैल्पी किसको बोलते हैं, तो उसको लिए लर्न करो। तो फर्स्टली चेक करो, फर्स्ट 2 फैक्टर में क्या डिस्कस किया, आयोनाइजेशन इंथैल्पी की एनर्जी लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तब वहाँ पे हमें कैटायन मिल जाएगा। तो सेकंड में क्या बोला, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एक एनर्जी रिलीज होगी और क्या मिल जाएगा, एनायन। तो सिंपली अब फोर्थ में क्या बोल रहे हैं, जब कैटायन और एनायन कंबाइन करेंगे, क्योंकि इस पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या है, एक अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्शन के कारण क्या फॉर्म होगा, आयनिक कंपाउंड। अब चेक कर लो, अगर अट्रैक्शन है, अगर अट्रैक्शन हुआ इंक्रीज, एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज। एनर्जी डिक्रीज कैसे होगा, इसको कुछ एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, जो एनर्जी रिलीज करेगा उसी एनर्जी का नाम है लैटिस इंथैल्पी। तो जो एनर्जी रिलीज करेंगे उसी का नाम है लैटिस इंथैल्पी। थोड़ा सा डेफिनेशन को लर्न करो, क्या बोलोगे, तो बोलेंगे एनर्जी रिलीज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो थोड़ा इसमें और ऐड कर लेते हैं, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड is called लैटिस इंथैल्पी। तो लैटिस इंथैल्पी किसे बोलेंगे, एक एनर्जी रिलीज होगी, कब रिलीज होगी, जब किसी आयनिक कंपाउंड का, आप सभी को पता है NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए आयनिक कंपाउंड कितना फॉर्म होना चाहिए, आयनिक कंपाउंड का 1 मोल। तो इसके लिए स्पेशली लर्न कर लो कि इंथैल्पी वर्ड कब बोलोगे, एनर्जी को ही हम इंथैल्पी बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब बात 1 मोल की कर रहे हो। अगर 1 मोल से कम या फिर ज़्यादा हो तब इंथैल्पी नहीं, उसे सिंपली एनर्जी बोल देंगे। अगर उस एनर्जी को इंथैल्पी बोलना है तो 1 मोल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो बोल दिया एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। जब किसी आयनिक कंपाउंड के 1 मोल का फॉर्मेशन होगा, एक एनर्जी रिलीज होगा। क्यों रिलीज हो रहा है, वो ये कंसेप्ट बता रहा है हमें कि अट्रैक्शन, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन के कारण एनर्जी रिलीज होगा, उसी एनर्जी का नाम क्या है, लैटिस इंथैल्पी। अब सपोज करो इसके दो टाइप से आप डेफिनेशन बोल सकते हो। एक डेफिनेशन तो बोल दिया एनर्जी रिलीज कर दिया आयनिक बॉन्ड के 1 मोल का फॉर्मेशन करने के लिए। अब दूसरा डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, सपोज करो जो एनर्जी ये रिलीज कर रहा था उसी एनर्जी को, सपोज कर लो एनर्जी रिलीज कर दिया इसने अपने से ही, सपोज कर लेते हैं 50 किलो जाउल रिलीज कर दिया। ये अपनी तरफ से ही है, सिर्फ कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। सपोज मत कर लेना कि NaCl 50 किलो जाउल एनर्जी रिलीज करेगा, ये तो अपने से ही है। तो अगर सपोज करो इसने 50 रिलीज कर दिया, अगर हम क्या करें इसी 50 को दोबारा से इस पे लगा दें
तब क्या होगा, पहले तो रिलीज़ किया था, अगर रिलीज़ किया तो स्टेबिलिटी मिल रहा था, अगर स्टेबिलिटी मिल गया तो इस NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा कि सिंपली Na पॉजिटिव से Cl नेगेटिव अटैच हो जाएगा। अगर जो एनर्जी रिलीज हो रही थी सेम अमाउंट हमने इस पे लगा दिया, उस सेम अमाउंट को क्या बोलेंगे, लैटिस इंथैल्पी। अगर सेम अमाउंट को उस पे लगा दिया तो दोबारा से क्या हो जाएगा, एनर्जी इंक्रीज। अगर एनर्जी इंक्रीज तो अनस्टेबल हो जाएगा, अगर अनस्टेबल हो गया तो फिर से ब्रेक हो जाएगा। तो सेकंड डेफिनेशन आप लैटिस इंथैल्पी का ये बोल सकते हो कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, किसी एक आयनिक कंपाउंड का 1 मोल ब्रेक करने के लिए, डिसोशिएट करने के लिए, किस में डिसोशिएट करोगे, सिंपली आयंस में डिसोशिएट करने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए उसी को हम लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। तो दो डेफिनेशन हो गए, जिस एनर्जी को लगाओगे ब्रेक करने के लिए उसी का नाम लैटिस इंथैल्पी है। अगर उसी एनर्जी को रिलीज कर देते हो तो ये क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, फिर से आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा आयन से। तो दो डेफिनेशन है लैटिस इंथैल्पी का, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो अब स्टडी करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस इंथैल्पी। हम चेक करते हैं फर्स्ट फैक्टर जो लैटिस इंथैल्पी को अफेक्ट करेगा। फर्स्ट है चार्ज ऑन आयंस। तो इसको स्टडी करने के लिए कुछ एग्जांपल लिख लिए, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो फर्स्टली इसका चार्ज चेक करो आयंस का। तो Na पे सभी को पता पॉजिटिव, F पे नेगेटिव। इसका चेक करो Mg पे, मैग्नीशियम पे +2 होता है, F पे क्या होगा नेगेटिव, फर्स्टली भी चेक कर लिया। अब मैग्नीशियम पे क्या होगा, सभी को आता होगा कि Mg +2 और ऑक्सीजन पे क्या होगा -2, तो ऑक्सीजन पे होगा 2 नेगेटिव। अब चेक करो यार, सोच के देखो कि कौन से ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, मोर अट्रैक्शन उसमें होगी जिसमें मोर चार्ज होगा। तो मोर चार्ज कहाँ पे है, इसमें +2 है इस और -2, +2 और -2 अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। अगर अच्छे से अट्रैक्शन करेगा, अट्रैक्शन मोर, तो एनर्जी भी क्या होगी, मोर रिलीज होगी। जो एनर्जी इस अट्रैक्शन से रिलीज होगी उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं हम लैटिस इंथैल्पी। तो मोर चार्ज यहाँ पे है तो इसका लैटिस इंथैल्पी मोर। अब इसमें चेक करो ये थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे -1। अब +2 -1 को थोड़ा कम अट्रैक्ट करेगा, तो चार्ज कम होने के कारण अट्रैक्शन कम। अगर अट्रैक्शन कम, अब एनर्जी क्या होगी, कम रिलीज होगी। इसकी थोड़ी ज़्यादा शो कर देते हैं, इसकी कम कर दी, तो लैटिस इंथैल्पी कम क्योंकि चार्ज कम हो गया। अब इसमें चेक करो कैटायन का चार्ज भी +2 से +1 रह गया और डिक्रीज कर गया, तो इसमें अट्रैक्शन और भी कम होगी। अगर अट्रैक्शन कम तो एनर्जी भी कम ही रिलीज होगी। तो इसकी लैटिस इंथैल्पी सबसे स्मॉल, इसकी थोड़ी ज़्यादा, इसकी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे चेक कर लिया लैटिस इंथैल्पी को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, चार्ज का। जैसे चार्ज मोर अट्रैक्शन मोर, अगर अट्रैक्शन मोर तो लैटिस इंथैल्पी मोर रिलीज होगी। अब चेक करते हैं सेकंड फैक्टर। सेकंड है साइज ऑफ आयंस। अब आयंस का साइज कैसे अफेक्ट करेगा इस लैटिस इंथैल्पी को, उसको चेक करते हैं। तो उसको सिंपली एक फॉर्मूले की हेल्प से चेक करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन का एक फॉर्मूला है, यहाँ पे चेक कर लो। चार्ज तो सभी को पता है कि चार्ज है +2 -2 या फिर +1 -1, कोई भी हो चार्ज हो, तो उसका फॉर्मूला क्या है कि Q1 इज़ फर्स्ट चार्ज, Q2 इज़ सेकंड चार्ज, R क्या होता है, इन चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो R का क्या होता है, स्क्वायर। अब चेक करो जैसे जैसे इनका साइज इंक्रीज होगा, जैसे जैसे इस आयन का साइज इंक्रीज होगा तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि सभी को पता है इन्वर्सली का रिलेशन है। तो सिंपली लिख दोगे लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी को शॉर्ट में लिख दिया, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है साइज के।
अगर साइज हुआ इंक्रीज तो लैटिस एंथैल्पी हो जाएगा डिक्रीज। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल चेक करते हैं इसका। यहाँ पे लिख देते हैं लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड और पोटाशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड। चलो ये एग्जांपल ले लिया हमने, चेक कर लो। F तो सभी में है, अगर F सभी में है, कॉमन है, कॉमन फैक्टर को कभी नहीं चेक करना, हमने चेक करना है जो फैक्टर चेंज हो रहा है। तो इसके लिए लर्न कर लो। अगर थर्ड चैप्टर में अभी तक नहीं लर्न किया कि ये किस ग्रुप के एलिमेंट हैं, बेसिकली ये फर्स्ट ग्रुप के हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा, इसका नहीं लिखा, हमने बेसिकली इन चार का लिखता है। अब आपको पता होना चाहिए, चार्ज तो सभी का पता है, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, चार्ज सभी पे सेम है। अगर सेम है तो चार्ज का फैक्टर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर है उसका आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं। आंसर को कौन इफेक्ट करेगा? जो फैक्टर चेंज हो रहा है, तो फैक्टर होगा साइज का, क्योंकि साइज सभी का अलग अलग होगा। अब पता है हमें टॉप टू बॉटम साइज क्या करता है? इंक्रीज। अब साइज किसका ज़्यादा है? रुबिडियम का। अगर रुबिडियम का साइज मोर तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीज। तो साइज चेक करो किसका कम है? लिथियम का साइज स्मॉल, लिथियम का साइज अगर स्मॉल तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगा? मोर। तो ऑर्डर आ जाएगा, सबसे ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी लिथियम फ्लोराइड, फिर उससे कम सोडियम फ्लोराइड, उससे कम पोटाशियम फ्लोराइड, सबसे कम रुबिडियम फ्लोराइड। अगर हम सीजियम फ्लोराइड लिखते तो उसका और भी कम होता। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली लैटिस एंथैल्पी के 2 फैक्टर थे, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस को चेक करते हैं हम। तो एक्सेप्शंस का आंसर करने के लिए आपको एक फैक्ट लर्न करना है। वो फैक्ट क्या है? वो फैक्ट है बिगर एनायन इज स्टेबलाइज बाय बिगर कैटायन। तो ये एक फैक्टर आपको लर्न करना है कि बिगर एनायन को कौन स्टेबलाइज करेगा? बिगर कैटायन ही स्टेबलाइज करेगा। इसका चाहे रिवर्स लिख दो, बिगर कैटायन लिख दो, वहाँ पे बिगर एनायन लिख दो। बिगर कैटायन को बिगर एनायन ही स्टेबल करेगा। तो फर्स्ट ही लर्न करो बिगर एनायन किसे कहा जा रहा है यहाँ पे। तो बिगर एनायन है हमारा बेसिकली नाइट्रेट, जिसमें काफ़ी एटम होंगे, बहुत ज़्यादा एटम होंगे, उसको बिगर एनायन बोल रहे हैं। नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, और हमारा कार्बोनेट हो गया, या फिर लिख दो क्लोरेट हो गया, या फिर परक्लोरेट हो गया। ये क्लोरेट है, ClO3 नेगेटिव इज क्लोरेट, ClO4 नेगेटिव इज परक्लोरेट। तो ये जिसमें काफ़ी एटम्स हैं वो क्या है? हमारे बिगर एनायन है। इनको कौन स्टेबल करेगा? सिंपली कौन मोर अट्रैक्ट करेगा? बिगर कैटायन ही इनको मोर अट्रैक्ट करेगा। तो इस एक्सेप्शन का कुछ एग्जाम्पल चेक करते हैं फर्स्टली। तो इस एक्सेप्शन का एग्जाम्पल चेक करते हैं हम। यहाँ पे लिख देते हैं सोडियम नाइट्रेट, फिर लिख देते हैं पोटाशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट। चलो ये लिख देते हैं। तो अब चेक कर लें कि सारे के सारे फर्स्ट ग्रुप के हैं। फर्स्ट ग्रुप को दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या था कि हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फेरेंशियम। हमने क्या लिखा? सोडियम लिख दिया, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इनमें से चेक कर लो। अब अगर साइज़ का फैक्टर लगा दोगे कि साइज़ अगर स्मॉल, अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो फर्स्टली चेक कर लें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आंसर है कि साइज़ और फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वर्सली है। अगर साइज़ होगा कम
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर, अगर अट्रैक्शन मोर तो आप लैटिस एंथैल्पी को मोर बोल दोगे। अब साइज तो इसका स्मॉल है, अगर इसका साइज स्मॉल तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर होगा। अगर मोर होगा, अट्रैक्शन मोर तो एनर्जी मोर रिलीज होगा, उसी एनर्जी को लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। अगर उसको यूज़ करोगे तो ये ऑर्डर आएगा। ये ऑर्डर क्या है आपका, रॉन्ग ऑर्डर है। क्यों रॉन्ग ऑर्डर है, क्योंकि एक्सेप्शन है। इसके लिए क्या ट्रिक याद करना है कि बिगर एनायन को कौन स्टेबल करेगा, बिगर कैटायन। अब चेक करो, इनमें से बिगर कैटायन है सीजियम, क्योंकि हमने चेक कर लिया नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोरेट, ऐसे जिसमें काफ़ी एटम है, ये बिगर एनायन है। तो इनके लिए ये कंसेप्ट यूज़ करोगे, फर्स्ट 2 फैक्टर को नहीं यूज़ करोगे। तो बिगर एनायन को कौन स्टेबल करेगा, बिगर कैटायन। तो बिगर कैटायन हुआ सीजियम। तो ऑर्डर को करेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी इसका, उससे कम होगा रुबिडियम का। रुबिडियम नाइट्रेट से कम पोटाशियम नाइट्रेट, और इससे कम सोडियम नाइट्रेट। तो ये एक्सेप्शन का हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब चलो एक क्वेश्चन और लर्न कर लेते हैं एक्सेप्शन का। तो उसके लिए लिख देते हैं हम बेरिलियम कार्बोनेट, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। चलो इतने लिख देते हैं, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो फर्स्टली क्या चेक करना है, एनाइन को चेक करो, कभी भी इसको नहीं चेक करना, फर्स्टली एनाइन। क्या एनाइन ऐसा है हमारे Cl, Br, I जैसा, ये तो क्या है स्मॉल एनाइन है। इन पे सिंपली जो हमने फर्स्ट 2 फैक्टर डिस्कस किए वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। बट यहाँ पे चेक करो, कार्बोनेट है जिसमें काफ़ी एटम है, तो बिगर एनाइन है। बिगर एनाइन को कौन स्टेबल करेगा, बिगर कैटायन। तो बिगर कैटायन के लिए फर्स्टली लर्न कर लो, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो उसके लिए सेकंड ग्रुप का थोड़ा रिवीजन कर लें। तो 3rd चैप्टर में किया था कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। अब चेक कर लो इसमें से कौन कौन आए हैं। बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम। चलो एक और लिख देते हैं, बेरियम का भी लिख देते हैं, बेरियम कार्बोनेट का। अब चेक करो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज। तो लार्ज साइज हो गया बेरियम का, तो बिगर कैटायन ही बिगर एनायन को ज़्यादा स्टेबल करेगा। अगर ज़्यादा स्टेबल तब मोर एनर्जी रिलीज करके स्टेबल हो जाएगा। तो इसका लैटिस एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, उससे कम इसका होगा, क्योंकि अब साइज स्मॉल होना स्टार्ट हो गया, तो कम स्टेबल करेगा। अगर कम स्टेबल करेगा तो एनर्जी भी कम रिलीज करेगा, जिस एनर्जी का नाम है लैटिस एंथैल्पी। तो इसका लैटिस एंथैल्पी कम, इसका और भी डिक्रीज होगा। सबसे कम रह जाएगा हमारे बेरिलियम कार्बोनेट का, क्योंकि ये कैटायन क्या है, ऊपर है, वेरी स्मॉल है, तो इससे ये बिगर एनायन स्टेबल नहीं होगा, तो एनर्जी कम रिलीज करेगा। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया लैटिस एंथैल्पी के कंसेप्ट को। अच्छे से इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।